स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमपीज के बारे में है। आप देखिए कि विंटर सेशन के दौरान काफ़ी सारे जो एमपीज हैं उनको सस्पेंड किया गया है हाउस के अंदर में। तो उन्हीं का जो सस्पेंशन प्रोसेस है उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउस के जो डिफरेंट रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि लोकसभा के अंदर आपको रूल नंबर 373 है, रूल नंबर 374 है, इनके थ्रू यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको प्रोसेस को डील किया जाता है। राज्यसभा के अंदर आपको रूल नंबर 254, 255 इस तरीके के जो रूल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जो कि लोकसभा में स्पीकर को मोर पावरफुल बनाते हैं। उनको यहाँ पे हाउस के अंदर जो डिसिप्लिन एंड डेकोरम है जिसको मेंटेन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, जिनका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्यसभा के अंदर जो डिसिप्लिन एंड डेकोरम है उसको मेंटेन किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सस्पेंशन के बारे में बात करें तो एमपीज के द्वारा जो बेसिकली जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया कि यहाँ पे जो 13 दिसंबर के दिन जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो इंसिडेंट देखने के लिए मिला पार्लियामेंट के अंदर में, तो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो अपना स्टेटमेंट है वो दिया जाए। गवर्नमेंट को यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का ज़रूरत है कि बेसिकली क्यों यहाँ पे जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो इंसिडेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे एमपीज के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किया गया। तो प्रोटेस्ट की वजह से जो यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा सस्पेंड किया गया है एमपीज को। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ, इससे पहले जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज का जो सस्पेंशन है वो 63 हुआ करता था। और आप देखिए कि ये कब कौन से समय में है, 1989 के समय जब बोफोर्स का जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे, तो उस समय में देखने के लिए मिला था कि 63 जो एमपीज हैं उनको सस्पेंड किया गया था उस समय में, हाउस का एक जो सिटिंग है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ओनली 45 एमपीज हैं वो बचे हैं हाउस के अंदर में जो इंडिया ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो अपोजिशन पार्टीज का एक ब्लॉक है जिसको इंडिया ब्लॉक के रूप से हम जानते हैं। आप देखिए कि सितंबर के समय में एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था इंडिया और भारत का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स है जिनके द्वारा आर्टिकल 1 के अंदर में इंडिया डेट इज भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया गया। तो आप देखिए कि इंडिया और भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिला था। फिर G20 की मीटिंग के दौरान भी वो रहा कंटिन्यूस, क्योंकि इंडिया के जो पीएम है उनके द्वारा भारत जो वर्ड है वो वहाँ पे ऐड किया गया था। और क्योंकि अपोजिशन पार्टीज के द्वारा इंडिया ब्लॉक है, अपना जो ब्लॉक है उसका नाम इंडिया ब्लॉक रखा गया। तो प्रेजेंट समय में ओनली 44 एमपीज हैं जो बचे हैं हाउस के अंदर में जो इंडिया ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मीन्स अपोजिशन पार्टीज से जो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द तमिलनाडु एक मिनिस्टर हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में है। तो आपको यहाँ पे 2-3 केसेस है जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर 2 ईयर और मोर देन द 2 ईयर, 2 ईयर प्लस में मोर देन द 2 ईयर का अगर यहाँ पे किसी भी केस में कन्विक्ट किया जाता है किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उनको यहाँ पे बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि अगर इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका जो भी कन्विक्शन है उसके अगेंस्ट में स्टे ले दिया जाएगा, तो उस समय में इनका जो कन्विक्शन है उसको, इसका इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको बेसिकली रोका जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग में कौन सा केस है, 2013 के समय में डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में जो क्रिमिनल पर्सनस हैं उनका यहाँ पे ना प्रेजेंस हो, उनको डिक्रिमिनलाइज कैसे किया जाए इंडियन पॉलिटिक्स को, इसी के रिगार्डिंग में आपको एक लिली थॉमस केस है, लिली थॉमस केस है वो देखने के लिए मिलता है। एक लोक पहरी केस भी है। तो लिली थॉमस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था कि 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर के आसपास कोई कन्विक्टेड है, अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसका बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन है इमीडिएट इफेक्ट में करना होगा। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में है। तो लिली थॉमस केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक लोक पहरी केस भी है, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस के ही बारे में है। तो यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है, आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 8 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके अंडर में आपको जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली है,
उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। क्या यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके रिमूवल का भी कोई प्रोसेस है क्या? आप देखिए कि अगर यहाँ पे 2 ईयर के लिए कोई पर्सन है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया तो आफ्टर द 2 ईयर का उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद में 6 ईयर तक उनका जो आप यहाँ पे इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का ही जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 बेसिकली यहाँ पे जो रिमूवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में डील करता है कि यहाँ पे जो सस्पेंशन का जो टाइम है उसको भी रिमूव किया जा सकता है, उसको सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन का जो टाइम है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसा एक इंसिडेंट सिक्किम के अंदर देखने के लिए मिला था। सिक्किम के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका बेसिकली जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिड्यूस किया गया था। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ पे बेसिकली कंसल्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस समय में ऐसा इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में है। आप देखिए कि हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका ये काफ़ी बड़ा एक फेस्टिवल है जिसको जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का एक जो फेस्टिवल है जनवरी के समय इसको ऑर्गेनाइज करना था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पंजाब के अंदर में। बेसिकली ये जो आम आदमी पार्टी है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं ये पर्सन जो इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं। तो 109 इंडियन साइंस कांग्रेस का जो फंक्शन है वो वहाँ पे होने वाला था जनवरी के फर्स्ट वीक में। वहाँ पे होस्ट के द्वारा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एलपीयू इसका नाम है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा लास्ट टाइम विड्रॉ कर लिया गया कि हमारे द्वारा जो साइंस कांग्रेस है उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो जो कम्प्लीटली किसके द्वारा डील किया जाता है, इंडियन साइंस कांग्रेस का एक एसोसिएशन है जो कलकत्ता बेस है। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो एसोसिएशन है उसी के द्वारा यहाँ पे जो होस्ट है उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इनके द्वारा जो फंक्शन है उसको होस्ट किया जाएगा जनवरी के मंथ के समय में। तो हमारा जो 109 इंडियन साइंस कांग्रेस का जो फंक्शन होने वाला था उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, उसका जो मीटिंग है तो आप देखिए कि उसका जो थीम है वो रखा गया है 2000 हमारा जो बेसिकली 23 का जो थीम है वो यहाँ पे 24 का सॉरी स्टूडेंट 24 का जो थीम है वो रहेगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ग्लोबल पर्सपेक्टिव फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द सस्टेनेबल फ्यूचर ये थीम है, उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि उनके द्वारा ये जो साइंस कांग्रेस है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए। अगर हम इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के बारे में बात करें जिनके द्वारा इंडियन जो साइंस कांग्रेस है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इस एसोसिएशन को जो फंडिंग है वो आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो फंडिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आपको एक और बात पता होनी चाहिए, क्या इंडियन साइंस कांग्रेस को कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1914 के समय फर्स्ट टाइम इंडियन साइंस कांग्रेस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो क्या किसी भी समय में कोई ऐसा ईयर है जिस समय इसको ऑर्गेनाइज ना किया गया हो, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको इनके बारे में ज़रूर से रीड करना। क्या कोविड-19 के समय में जब 2021 है उस समय भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि 2020 में जो कोविड का आउटब्रेक हुआ था वो मार्च के समय में लॉकडाउन है वो लगाया गया था। तो आप देखिए कि 2021 के समय भी क्या इंडियन साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1914 में ये स्टार्ट हुआ था, कॉलोनियल एरा के समय में कांग्रेस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। या हमारा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके जो सभी लोग हैं वो वहाँ पे एक जगह मिले और उनके द्वारा इंडिया के जो हमारे जो इंडिजीनियस साइंस का जो प्रोग्रेस है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए। हमारे पीएम सर के द्वारा 2 इयर्स बैक जब साइंस कांग्रेस का मीटिंग हुआ तो उस समय कहा गया कि हमारा जो माइंड सेट है उसको डीकोलोनाइज करने का ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, सुश्रुत का नाम जो सर्जरी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ऐसे काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिजीनियस समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल के पर्सपेक्टिव से है, केरल का जो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल व्यू है उसको यूज़ करने के बारे में डिस्कस किया गया है कि वहाँ पे मोर फिल्म है उनको यहाँ पे बेसिकली जो शूटिंग है उसको कैरी आउट किया जा सके उसका जो नेचुरल व्यू है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आपको देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो वाटरफॉल इंडिया के अंदर मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर वाटरफॉल्स में मोर है या सदर्न पार्ट के अंदर में, ऐसा भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है, जैसे हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में हम बात करें
तो कुंचिकल नाम का एक वाटरफॉल है जो कि आपको शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है, कर्नाटक के अंदर में। वाराही जो रिवर है उसके ऊपर में वो बना है। काफ़ी ज़्यादा उसका हाइट है 1493 के आसपास, जो फीट का जो हाइट है उसका, वो बेसिकली वाटरफॉल है। तो इंडिया के कुछ वाटरफॉल्स के बारे में आप ज़रूर से रीड करना स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने दूध सागर के बारे में रीड किया होगा कभी ना कभी, दूध सागर नाम का जो बेसिकली वाटरफॉल है जो इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है। आप देखिए कि ये कॉलोनियल एरा के समय इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपना एक ऑफिस है जो आंध्र प्रदेश के अंदर ओपन किया गया है। अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1851 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1851 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। आप देखिए कि जो कॉलोनियल एरा के समय में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडियन साइंस कांग्रेस है जो 1914 के समय हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 के समय हुआ है। इसके अलावा कल ही हमने इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में रीड किया था। आईएमडी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब है स्टूडेंट्स? 1875 के समय में। इसके अलावा आप देखिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। आप देखिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो क्या कलकत्ता के अंदर सिचुएटेड है? इसके बारे में भी आपको रीड करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसका जो इनिशियल समय में स्टार्ट किया गया था तो कोल का जो बेसिकली इनको कोल के जो डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में जानकारी पता करनी थी। क्योंकि आप देखिए कि 1853 के समय में हमारा जो फर्स्ट रेलवे है वो देखने के लिए मिलता है बॉम्बे से थाने का जो रीजन है उसके अंदर में। पहला जो रेलवे है इंडिया के समय चला था बॉम्बे से थाने के अंदर में। तो आप देखिए कि उस समय कोल के जो डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में इनको पता करना था। बाद में काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और प्रेजेंट समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जो माइंस का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वायनाड के अंदर में बेसिकली एक टाइगर है जिसको कि शिफ्ट किया गया है एक जू के एरिया के अंदर में, क्योंकि टाइगर के द्वारा बेसिकली एक मैन का जो हंट है वो वहाँ पे कैरी आउट किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी। इंडिया में आप देखिए कि अभी एक रिसेंटली दुर्गाबाई के नाम से एक जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर में। और हमारे कंट्री का जो 54 टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कैमूर का जो रीजन है, कैमूर का रीजन कहाँ पे? बिहार के अंदर में। तो कैमूर का जो रीजन है वहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व है, उसको रिकॉग्नाइजेशन करने का बारे में बात की गई थी कि आने वाले समय में जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। कैमूर जो बिहार है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ में भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करें केरल के अंदर में, तो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने के लिए मिलता है। परम्बिकुलम नाम का जो टाइगर रिजर्व है, ऐसे दो टाइगर रिजर्व हैं जो केरल के अंदर में सिचुएटेड है, पेरियार है, परम्बिकुलम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उनका जो डायरेक्शन है उसके अंदर में टाइगर को शिफ्ट किया गया। तो आपको बेसिकली जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है किसी भी एक स्टेट के, इन ये बेसिकली जो पोस्ट है क्या यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। इसके बारे में आप जरूर से रीड करना स्टूडेंट। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किसी एनिमल का जो हंटिंग किया जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो टाइगर है वो मैन ईटर के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि टाइगर के द्वारा काफ़ी सारे मैन हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, उनका यहाँ पे हंटिंग है उसको कैरी आउट किया गया। तो वहाँ पे जो टाइगर को ह्यूमन का जो यहाँ पे ईटर है या ह्यूमन का जो हंटिंग है उसके रूप में जो डिक्लेयर किया जाता है, तो बेसिकली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा ही क्या परमिशन दिया जाता है कि यहाँ पे जो टाइगर है उसको बेसिकली जो सूट है वो कर दिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है उसको अटैक किया गया है उनके अगेंस्ट में। तो इसके बारे में आप जरूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेलीकॉम के रिगार्डिंग में है, आप देखिए 138 ईयर्स के बाद में कॉलोनियल एरा के समय का जो लॉ है उसको यहाँ पे चेंज किया गया। आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें 1885 के समय में जो टेलीग्राफ एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट है, अगर हम प्रेजेंट समय में बात करें 2003 के समय जो टेली कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग में एक बिल है जिसको प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट के अंदर में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इसके अंदर में बेसिकली क्या क्या चेंज किए गए हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर। एक तो लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज किया गया।
हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा इसको वेलकम किया गया है। लाइसेंस प्रोसेस को यहाँ पे डिजिटलाइज किया गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि सैटेलाइट जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है उसको अभी एक वेलकम है इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे किया गया है। जो रेड टेपिज्म है या हम देखिए कि ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर है उसके अंदर भी बेसिकली उनको सिंप्लीफाइड है वो किया गया है इसी प्रोसेस के अंदर में। बट कुछ कंसर्न्स है वो भी यहाँ पे रेज होते हैं। या देखिए कि स्टेट स्पॉन्सर जो सर्विलेंस है उसको यहाँ पे ना कैरी आउट किया जाए तो उसके भी रिगार्डिंग में जो कुछ कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें कंसर्न्स के रेज के रिगार्डिंग में तो यहाँ पे जो इंटरनेट का जो शटडाउन है वो भी एक मॉडर्न समय का एक प्रॉब्लम है। जो देखिए कि समय समय पे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में इंटरनेट का जो शटडाउन है वो देखने के लिए मिलता है तो उसको भी डील करने का ज़रूरत है। इंटरनेट शटडाउन के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 के समय में अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कश्मीर टाइम्स नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसकी एक जर्नलिस्ट है अनुराधा भसीन, उनके द्वारा एक केस है वो फाइल किया गया था। कश्मीर के अंदर जब इंटरनेट है उसको बैन किया गया था 2019 के समय में, तो अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसके अंदर में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था इंटरनेट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हाई फैट शुगर एंड सोल्ट का जो फूड है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हाई फैट शुगर एंड सोल्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो खाने के अंदर में बेसिकली जो प्रोसेस फूड है उसका जो क्वांटिटी है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। पर्सन्स के द्वारा जो प्रोसेस फूड है वो काफ़ी ज़्यादा जो कंज्यूम है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम प्रोसेस फूड के बारे में बात करें तो प्रोसेस फूड की वजह से ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे सारे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें इसी प्रोसेस फूड की वजह से या ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 70% जो ओवरवेट है, ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं 70% का जो ओबेसिटी है, जो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट का जो सिचुएशन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उन वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 90s के एरा के समय में जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं 90s के एरा के समय में 38% है वो हुआ करता था इनका कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट समय में अगर हम डिस्कस करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 65% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो इंक्रीज हुई हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे शो करता है कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है वो कितना बड़ा एक हेल्थ के ऊपर में सीरियस कंसर्न है वो रेज करता है। और बेसिकली जो हाई फैट जो शुगर एंड सोल्ट का जो यूज किया जाता है प्रोसेस फूड के अंदर में और जिसका जो कंजप्शन है अर्बन एरियाज के अंदर में इंक्रीज हुआ है, जो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है जो हेल्थ के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पर्सपेक्टिव से 1.2 मिलियन जो डेथ है वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो हेल्थ के ऊपर जो उसका हमारा जो हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। 23 बिलियन का जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट समय में है। आने वाले 2060 तक आप देखें कि 480 जो बिलियन का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा किसके अंदर में? बेसिकली इसी ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हेल्थ के सेक्टर में इतना जो पैसा है वो खर्च होएगा 2060 तक। तो इसको डील करने का क्या ज़रूरत है? एक तो आप देखिए कि आपका जो हेल्थ का जो एक्टिविटीज़ है उनको, आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको चेंज करने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाए कि जो प्रोसेस फूड है उसके अंदर में हाई फैट जो शुगर एंड सोल्ट है उसको यूज़ ना किया जाए। प्रोसेस फूड का एनुअल जो ग्रोथ है जो इंडिया के अंदर में 13.4% के आसपास एनुअल ग्रोथ है वो आपको देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर बेसिकली जो शुगर का इंडिया के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है तो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। हमारे यहाँ पे जो शुगर है जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम कंज्यूम करते हैं। मैक्सिमम थिंग्स के अंदर में जो शुगर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे वो मॉर्निंग के समय में जो चाय एंड कॉफ़ी है उसी के समय से आप देखिए। और लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हुआ है। इसके अंदर में आप हमारा अर्बनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है। आप देखिए अर्बनाइजेशन के अंदर हमने रीड किया था कल ही इसके बारे में कि इंडिया के अंदर जो 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ के अंदर में रहा करती है और हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है स्टूडेंट्स अनप्लान्ड वे में है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन क्या होगा? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ये है कि किसी के पास में सपोज कीजिए कोई सिटी है
छोटा कोई सिटी है, सिटी के पास में किसी के पास एग्रीकल्चर का ज़मीन है, उनके द्वारा इस तरीके से जो प्लॉटिंग है वो कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे जो प्रॉपर वे में जो पार्क होना चाहिए, प्रॉपर वे में जो वॉकिंग का स्पेस होना चाहिए, बच्चों के खेलने का जो जगह होना चाहिए, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन है, आपका जो लाइफ का जो रूटीन है वो भी देखने के लिए मिलता है। लोग अर्बनाइजेशन के अंदर क्यों माइग्रेट करेंगे? यहाँ पे बेटर लाइवलीहुड की रिगार्डिंग में बेटर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो सकें, इस वजह से यहाँ पे अर्बनाइजेशन की रिगार्डिंग में वो मूव करते हैं। क्योंकि सिटीज़ आर बेसिकली द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी के रूप से हम उनको देखते हैं। सिटीज एक ग्रोथ इंजन के रूप में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पे प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे डील किया जाए? तो इसका एक टैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो बताया गया है कि यहाँ पे जो शुगर है उसको बेसिकली जो टैक्सेशन है वो कर दिया जाए। शुगर हाई फैट शुगर एंड सोल्ट के जो फूड्स हैं उनके ऊपर में, जिससे कि उसका जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो सके। काफ़ी सारे कंट्रीज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। केरला के बारे में भी बताया गया है कि 2017 के समय में फैट जो टैक्स है वो यहाँ पे केरल के द्वारा लगाया गया था। फैट का जो टैक्स है वो लगाया गया था केरल के अंदर में। बट आप बाद में आप देखें कि जीएसटी आने के बाद में वो कम्प्लीटली जो सब्स्यूम है वो हो चुका है, जो केरल का जो फैट टैक्स हुआ करता था। तो यहाँ पे जो टैक्सेशन है उसी के बारे में बात की गई है कि टैक्सेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट जोर देने का ज़रूरत है, जिससे कि बेसिकली यहाँ पे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम हाई फूड जो शुगर एंड सोल्ट का जो फूड है उसको रिड्यूस कर सकें। एक इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, इन सभी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि COP28 का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ। COP28 का मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट? दुबई के अंदर में। दुबई कंसेंसस हमने वहाँ पे साइन किया गया है कंट्रीज के द्वारा। उसी दुबई कंसेंसस के अंदर आप देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक टारगेट है, जिसके बारे में डिस्कस किया कि हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना है 2030 तक। 2030 तक हमको रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको ट्रिपल करना है। इसके अंदर में आप देखिए कि इथेनॉल का जो इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। 2014 के समय इंडिया में जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है वो 11 पॉइंट हुआ करता था। 2025 तक हमको बेसिकली जो 20% का जो टारगेट है, जिसको कि हम E20 के रूप से भी जानते हैं, उसको हमें यहाँ पे अचीव करना है। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखें कि जो शुगर के ऊपर में जो बेसिकली शुगर है, मोलेसेस है, जिनके ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और मेज के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन किया गया कि मेज का जो डाइवर्जन है वो यहाँ पे किसके रिगार्डिंग में किया जाए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के परस्पेक्टिव से, इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में। अब इथेनॉल के ऊपर क्यों ध्यान दिया गया है उसके बारे में अगर आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि इससे हमारा जो व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे जो फ्यूल का जो एफिशिएंसी है वो देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगा। वो यहाँ पे क्यों इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स? इथेनॉल के अंदर में बेसिकली ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है, और इंजन के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। आप देखिए कि इकोनॉमी के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट के अंदर जो डेफिसिट देखने के लिए मिलता है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा। ऑयल का जो अगर इम्पोर्ट हम यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं इस इथेनॉल ब्लेंडिंग के परस्पेक्टिव से। यूएस के अंदर में 2000 के समय में इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको कैरी आउट किया गया था। उसके बाद में देखिए कि वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी, सिटीज़ के अंदर जो व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है, एमिशन है, वो भी वहाँ पे रिड्यूस हुआ है। अगर हम इथेनॉल के पर्सपेक्टिव से और भी यहाँ पे डिस्कस करें तो इंडिया के द्वारा मेज को डाइवर्ट करने के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली राइटर के द्वारा कुछ कंसर्न्स रेज किए गए कि जिस तरीके से आप यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं उनको यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हो डायरेक्टली इन द इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम के अंदर में, तो फूड के सेक्टर के अंदर फूड एंड द फ्यूल का जो यहाँ पे दोनों सेक्टर्स के अंदर में जो कंपटीशन है उसको ये इंक्रीज करेगा। फूड सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस लेक्चर एडिटोरियल के अंदर में। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इथेनॉल का जो प्रोग्राम है E20 प्रोग्राम 2025 तक हमको 20% जो हमारे फ्यूल्स हैं उसके अंदर में इथेनॉल है उसका ब्लेंडिंग करना है। शुगर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। शुगर के बाद में यहाँ पे मेज को डाइवर्ट करने के बारे में बात की गई है। यहाँ पे डिस्कस किया गया है ब्राज़ील और यूएस के बारे में। यूएस के द्वारा जिस मेज को यहाँ पे यूज किया गया, ब्राज़ील के द्वारा बेसिकली शुगर को यूज किया गया। तो वहाँ कहा गया है कि बेसिकली वहाँ जो स्लो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला है। डायरेक्टली कोई टारगेट है उसको अचीव नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे हमको अचीव करना है 2025 तक। और डायरेक्टली हम फूड का जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर आप देखिए कि शुगर का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। शुगर का स्टॉक काफ़ी कम है।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियाज इथेनॉल जो प्रोग्राम है उसके बारे में। और भी काफ़ी सारे जो डाटाज हैं वो बताए गए हैं जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट धारावी के बारे में है। धारावी क्या है स्टूडेंट्स? धारावी बेसिकली मुंबई के अंदर एक स्लम का एरिया है और स्लम को एशिया का सबसे बड़ा ये स्लम है धारावी। आप देखिए कि कोविड-19 के समय भी ये जो धारावी का जो मॉडल वहाँ पे मुंबई के अंदर अडॉप्ट किया गया था, जो कोविड-19 के अंदर हम सर्विलेंस के बारे में बात करते हैं, तो धारावी कितना बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा एक एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा और एक कंप्लीटली कंजस्टेड एक स्लम है। तो आप देखिए कि कोविड के समय भी ये काफ़ी बड़ा एक कंटेंशियस इश्यू था, कैसे मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे जो कंटिन्यूस यहाँ पे जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जा सके। इनिशियल फेज के अंदर जिस तरीके से जो केसेज वहाँ पे देखने के लिए मिले थे, केसेज को जिस तरीके से ट्रेस किया गया था फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें धारावी का जो यहाँ रीडेवलपमेंट के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रोजेक्ट धारावी को यहाँ पे रीडेवलप करना है, इन स्लम के एरिया के अंदर ही इसको रीडेवलप करना है जिससे कि बेटर वे में उनको जो लाइवलीहुड है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा बेसिकली जो फेवरेटिज्म का जो यहाँ पे एलिगेशन है वो लगाए गए हैं कि एक ग्रुप के द्वारा, एक प्राइवेट ग्रुप के द्वारा जिस तरीके से उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है उसके रिगार्डिंग में, तो फेवरेटिज्म का जो यहाँ पे एलिगेशन है वो लगाए गए हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको पता होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जिनको रिजर्वेशन कितना परसेंट प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, 4% के आसपास रिजर्वेशन है। तो आप देखिए कि कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। डिसेबिलिटीज बेसिकली रिगार्डिंग द जिसमें एसिड अटैक है उसको भी एक डिसेबिलिटी का पार्ट माना गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड सोशल जस्टिस वाले जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया गया कि जो थैलेसेमिया है, जो यहाँ पे ब्लड का डिसऑर्डर है थैलेसेमिया, इसके अलावा आप देखिए कि सिकल सेल एनीमिया है, इन सब से जो अफेक्टेड पर्सन है उसको जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है, डिजीज़ हैं, डिसेबिलिटी हैं और एसिड अटैक को भी बताया गया है कि इनके अंदर जो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, इनका जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बेटर जॉब के अपॉर्चुनिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको बेसिकली सिकल सेल एनीमिया के बारे में पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, सिकल सेल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले हमने एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था कि यूके का जो वहाँ पे बेसिकली मेडिकल का रेगुलेशंस है उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा जो सिकल सेल एनीमिया है उनको डील करने के रिगार्डिंग में 2 थेरेपीज हैं जिसके अंदर जो Cas9 है उसको जीन थेरेपी के रूप में यूज किया जाएगा और उन 2 थेरेपीज हैं जिनको अलाउ करने के बारे में बात की गई थी। तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन सी 2 थेरेपी हैं जिनको कि बेसिकली सिकल सेल एनीमिया को डील करने के रिगार्डिंग में है। हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और आप देखिएगा उस ब्लड डिसऑर्डर को यहाँ पे जॉब कोटाज का एक डिसेबिलिटी का पार्ट है वो नहीं माना है। इजराइल के जो बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर है उनके द्वारा इंडियन पीएम को बेसिकली फ़ोन के ऊपर बात किया गया कि रेड सी के एरिया के अंदर में हम किस तरीके से जो सर्विलेंस है उसको यहाँ पे कैरी आउट करें। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर में यूएस के द्वारा भी कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनल जो पुश है उसका ज़रूरत है कि रेड सी को हम प्रोटेक्ट कर सकें और जो होती रिबेलियंस के द्वारा जिस तरीके से अटैक है वहाँ पे कैरी आउट किया गया तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। होती रिबेलियंस के द्वारा स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया का जो नेवी है उसको भी डिप्लॉय किया गया था। इंडिया का नेवी को डिप्लॉय किया गया, वहाँ पे माल्टा का एक शिप था जिसके ऊपर अटैक किया गया है। पिछले 1 मंथ के अंदर में इस रेड सी का जो एरिया सपोज कीजिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये बेसिकली यहाँ पे अरेबियन सी है, ये बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे यमन सिचुएटेड है, यहाँ पे ओमान सिचुएटेड है। तो आप देखें कि यमन का अंदर में आपको होती रिबेलियन से उनका पॉपुलेशन है और ये रेड सी के अंदर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है इसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे शिप हैं जिसके ऊपर अटैक किया गया। हमने कल ही उसको डिस्कस किया था कि ब्रिटिश एक एजेंसी है बीपी उनका नाम है, उनके द्वारा भी अपने ऑपरेशन से उनको रोका गया है कि बेसिकली रेड सी के अंदर उनके द्वारा कोई भी जो सामान है, गुड्स है, उनको कैरी आउट नहीं किया जाएगा।
तो रेड सी के बारे में यहाँ पे नेतन्याहू के द्वारा इंडियन पीएम से डिस्कस किया गया है कि कैसे इस मैरीटाइम थ्रेट है उसको डील किया जाए। हौती रिबेलियंस के द्वारा भी अपना स्टेटमेंट दिया गया कि आप किसी भी तरीके का मल्टी डायमेंशनल जो यहाँ पे अलायंस है उसको बना लीजिए, हम यहाँ पे कंटिन्यूस अपने अटैक है उसको कैरी आउट करेंगे जब तक इजराइल के द्वारा यहाँ पे हमास का जो ऊपर अटैक है वो नहीं स्टॉप किए जाएंगे, या गाजा स्ट्रिप के अंदर जो अटैक है उसको स्टॉप नहीं किया जाएगा जब तक हम यहाँ पे कंटिन्यूस मैरीटाइम एक थ्रेट के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। हौती रिबेलियंस के पास में आप देखें कि 1000 के आसपास जो बेसिकली किलोमीटर का जो यहाँ पे मिसाइल है वो भी उनके पास प्रेजेंट है, काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं वो उनके पास में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यूएस के द्वारा एक अलायंस बनाया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूएस ने कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर एक अलायंस है उसको क्रिएट किया है कि हम हमारे द्वारा जॉइंटली वे में रेड सी के अंदर जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। जॉइंटली वे में हम यहाँ पे सर्विलेंस के अंदर में बेसिकली जो शिप वहाँ से ट्रेवल करती हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, उसका काफ़ी सारा जो गुड्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई होते हैं स्वेज कैनाल के थ्रू में। और स्वेज कैनाल एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का रोल प्ले करता है। किसके लिए इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स? इजिप्ट के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बेसिकली एक और टारगेट था इजराइल का क्या रेड सी के साथ में कनेक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 1967 के समय जब इजराइल के द्वारा जो सनाई पेनिनसुला का एरिया है जिसको अनेक्स किया गया था, तो कुछ एरिया इनके द्वारा वापस से रिटर्न नहीं किया गया था इजिप्ट को उस समय में, और उस एरिया के थ्रू जो गल्फ ऑफ अकाबा नाम का एक गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू उनका जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। किनके साथ में? इजराइल का है कनेक्टिविटी। बट बाद में आपको कुछ एरिया है जो लैंड के थ्रू आपको जो ट्रांसपोर्ट करना होगा, और बाद में मेडिटेरियन के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक उनका प्रोजेक्ट भी है मैग्रेव नाम का, जो उनका जो डेजर्ट का जो एरिया है जिसके अंदर में इस तरीके से जो स्वेज एक कैनाल है उसको डेवलप किया जाए और डायरेक्टली यहाँ पे रेड सी से मेडिटेरियन के अंदर वो सप्लाई कर सकें। स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग एक मल्टी डायमेंशनल जो अलायंस है जिसको बनाया गया है, जिसके अंदर बेसिकली यूएसए है, यूएसए के द्वारा कहा गया, यूएस है, यूके है, यूके के अलावा आप देखिए कि बहरीन नाम का जो कंट्री है बहरीन है, बहरीन के अलावा कनाडा है, कनाडा के अलावा फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, और सेशेल्स है। सेशेल्स कहाँ पे स्टूडेंट्स है? कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडियन ओशियन रीजन के अंदर है सेशेल्स। और सेशेल्स के अलावा जो स्पेन है वो इसका ये पार्ट है, इस स्टूडेंट्स इस अलायंस का जो यूएस के द्वारा बनाया गया है रेड सी के अंदर में जॉइंटली यहाँ पे पेट्रोलिंग के रिगार्डिंग में, जॉइंटली यहाँ पे बेसिकली सर्विलेंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो लंपी स्किन डिजीज है जो बेसिकली काउज के अंदर में आपको देखने के लिए मिला था। लंपी स्किन डिजीज के बारे में हम बात करें तो इन्फेक्शियस जो लंपी स्किन वायरल जो इसका वायरस हुआ करता था लंपी स्किन डिजीज का, उसी के द्वारा बेसिकली इस डिजीज का जो इन्फेक्शन है वो देखने के लिए मिला था। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस का फैमिली है उसी से वो बिलोंग करता है। क्या ये एक जूनोटिक डिजीज था? क्या ह्यूमंस के अंदर भी इसका ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है? स्टूडेंट्स, ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिसार के अंदर हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा बेसिकली एक वैक्सीन है उसको भी डेवलप किया गया था लंपी स्किन डिजीज के बारे में। और काफ़ी नॉर्दर्न इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जिसके अंदर लंपी स्किन डिजीज की वजह से काफ़ी सारी जो डेथ है वो देखने के लिए मिली थी। तो उसका जो डाटा है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा जो डाटा दिया गया है कि इतने जो एनिमल्स हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ लंपी स्किन डिजीज की वजह से, कोई भी कंपनसेशन है उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं, वो रेज किए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लंपी स्किन डिजीज है। यहाँ पे हमने जो ब्लड डिसऑर्डर है उसको यहाँ पे बेसिकली डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं माना। नेतन्याहू के द्वारा जो डिस्कस किया गया है इंडियन पीएम के द्वारा रेड सी के अंदर, उसको डिस्कस किया। और यूएस का जो मल्टी डायमेंशनल पुश है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। आप देखिए कि जो इंसर्जेंट पर्सन है, जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है, उनको फ्रांस के अंदर सेटल करने का जो परमिशन है वो नहीं दिया जाएगा। फ्रांस के एक मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि यहाँ पे जो सेटलमेंट का परमिशन है वो नहीं दिया जाएगा, जिनके द्वारा वेस्ट बैंक का जो एरिया है जो कि बेसिकली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है जिसके अंदर में सिचुएटेड है, तो वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में जिनके द्वारा जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाता है उनको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, केमिकल कंपनी है उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारा जो फाइन है वो लगाया गया है। ये बेसिकली वोल्केनो इरप्शन के बारे में है। अर्थक्वेक की वजह से आइसलैंड के अंदर वोल्केनो इरप्शन हुआ है।
यहाँ पे पाकिस्तान के जो पीएम है, फॉर्मर पीएम, उनके द्वारा कहा गया है कि बेसिकली इंडिया, उनका जो कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर है जिसके द्वारा कंप्लीट टेन्योर है वो नहीं किया गया है। 1947 के समय इंडिया के साथ ये इंडिपेंडेंस है उन्होंने अचीव किया था, बट आप देखिए कि अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर है जिनके द्वारा 5 ईयर का जो टेन्योर है वो नहीं कंप्लीट किया गया था। इमरान खान का एक पॉसिबिलिटी था, बट उनको भी देखिए कि उनका वहाँ का जो आर्मी का जो रूल है उसकी वजह से उनको वहाँ पे काफ़ी सारे केसेस के अंदर में पावर से हटाया गया। इसके अलावा चाइना के अंदर अर्थक्वेक है वो देखने के लिए मिला है, नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट का जो सिटी है वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी सारे लोगों का डेथ भी हुआ है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट जो आज के न्यूज़पेपर के अंदर में थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप इनको रीड एंड रिवाइज करना है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगे उसको आपको रीड एंड रिवाइज करना है, नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।